देखिए, आज हम रिवीजन लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको ग्रुप पे शेयर किए हैं, हम उनको क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। तो रिवीजन लेक्चर 1, जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। और EBIT EPS एनालिसिस। देखिए, किसी भी बिजनेस में कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और कैपिटल को अरेंज करने का जो डिसीजन है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड फंड अरेंज करना चाहती है 5 लाख का। तो अब एक्स लिमिटेड के सामने एक समस्या है कि ये अपना कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिसाइड करे। क्या इसे 100% इक्विटी फाइनेंसिंग पर जाना चाहिए, या इसे डेट इक्विटी रेशो के प्रपोर्शन में जाना चाहिए, या इसे इक्विटी और प्रेफरेंस के प्रपोर्शन में जाना चाहिए। तो इसी डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या EBIT EPS एनालिसिस, यानी हाउ टू अरेंज द फंड, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ फंड, उसी को आप क्या बोलते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या EBIT EPS एनालिसिस। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि ऑल्टरनेटिव 1 100% इक्विटी फाइनेंसिंग, ऑल्टरनेटिव 2 50% डेट और 50% इक्विटी। तो यानी हाउ टू डिसाइड योर कैपिटल स्ट्रक्चर, उसी एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, EBIT EPS एनालिसिस बोलते हैं। नाउ अब बात यह आती है कि कोई भी कंपनी या मैनेजमेंट इसका डिसीजन किस आधार पर लेगा कि हमारे लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के लिए हमारे पास 2 एनालिसिस होते हैं। एक बेस्ड ऑन MPS, यानी डिसीजन लिया जा सकता है बेस्ड ऑन MPS, और B डिसीजन लिया जा सकता है बेस्ड ऑन EPS। तो अगर आपको अपने बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करना है तो आपका डिसीजन या तो MPS पर बेस्ड होना चाहिए या आपका डिसीजन EPS पर बेस्ड होना चाहिए। तो हमें बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्या सीखना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट MPS और हाउ टू कैलकुलेट EPS। अब हमारे पास ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, अगर हम इसको इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 पैटर्न के क्वेश्चन यहां पर होंगे। A,
decision regarding best financing plan, decision regarding best financing plan, बी हमारे पास होगा indifference point calculation, indifference point calculation, और सी कैटेगरी होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल बीईपी। तो बेसिकली इस चैप्टर के में हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इसमें बनती हैं। पहला, बेस्ट फाइनेंसिंग प्लान को आइडेंटिफाई करने के रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा इंडिफरेंस पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन, और तीसरा फाइनेंशियल बीईपी रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम 3 कैटेगरी में इसको बांट रहे हैं, 3 तरीके से हम इस पर बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं ए, यानी डिसीजन बेस्ड ऑन एमपीएस और ईपीएस, is known as decision of best financing plan, बेस्ट फाइनेंसिंग प्लान। यानी हमारा डिसीजन या तो एमपीएस के बेसिस पर लिया जाएगा या हमारा डिसीजन ईपीएस के बेसिस पर लिया जाएगा। इफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो इज गिवन, इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो इज गिवन, तो हमारा डिसीजन एमपीएस पर बेस्ड होगा। इफ इंफॉर्मेशन ऑफ पीई रेशियो इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, तो हमारा जो डिसीजन होगा वो ईपीएस के बेस पर होगा। क्लियर है बिल्कुल। फाइनेंसिंग प्लान को सेलेक्ट करने का डिसीजन या तो एमपीएस बेस्ड होगा या ईपीएस बेस्ड होगा, डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। अगर हमें प्राइस अर्निंग रेशियो का डेटा गिवन है तो हम एमपीएस पर डिसीजन लेंगे, अदरवाइज हमारा जो डिसीजन होगा वो ईपीएस पर बेस्ड होगा। अब डिसीजन के लिए हमें क्या करना है, तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस। देखिएगा, पर्टिकुलर्स प्लान 1, मान लीजिए हमारे पास 3 फाइनेंसिंग प्लान हैं जिनमें से हमें बेस्ट प्लान को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ताकि हमारी जो एमपीएस है वो मैक्सिमाइज हो जाए या हमारी जो ईपीएस है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तरीका क्या होगा, एक सिंगल फॉर्मेट बेस्ड होगा। ए हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर,
सबसे पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। आपको मैंने ये फाइल शेयर कर दी थी, तो आप बस केवल उस फाइल को ओपन कर लें ताकि मैं जो बना रहा हूं वो आपको समझ में आता रहे। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है आज कंपनी का जो फाइनेंसिंग पैटर्न है वो क्या है। ये प्लान तो अभी हमें फ्यूचर के लिए ले रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन हमें क्या क्या पैसा कहां से अरेंज करना है। एग्जिस्टिंग में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपकी तीनों प्लान में एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई रिजर्व्स हैं तो वो रिजर्व्स आपके तीनों प्लान में एग्जिस्ट करेंगे। परसेंटेज डिवेंचर्स आपके तीनों प्लान में एग्जिस्ट करेंगे और परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स आपके तीनों प्लान में एग्जिस्ट करेंगे। जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपका हर प्लान में रहेगा। बी हेडिंग डालेंगे न्यू फंड्स। न्यू फंड्स, न्यू फंड्स में आपने मान लो प्लान 1 में फंडिंग इक्विटी से की है, प्लान 2 में कोई इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं है, प्लान 3 में कुछ इक्विटी फाइनेंसिंग है। तो जो फंड आप जिस तरीके से रेस कर रहे हैं उस ऑल्टरनेटिव या उस प्लान में आप उसे ले लेंगे। देन परसेंटेज डिवेंचर्स, आप जिस प्लान में डिवेंचर इशू कर रहे हैं उस प्लान में डिवेंचर की वैल्यू आ जाएगी और परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स आपका जो प्लान प्रेफरेंस वाला है उसमें आ जाएगा। ये आपके पास आएगा टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, दैट इज टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है ये लीजिए। सबसे पहले हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को लिख लिया 2 पार्ट में डिवाइड करके। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हम मेंटेन कर रहे हैं एज वेल एज जो हम नया फंड क्या करेंगे, रेस करेंगे। देन आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखोगे ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग और ऑन न्यू। कैसे ढूंढोगे, ध्यान से देखना बिल्कुल। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पर जाओ, ये देखिएगा एग्जिस्टिंग में जो भी डिवेंचर या लोन है उसके अमाउंट पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और एग्जिस्टिंग का इंटरेस्ट हर जगह आ जाएगा, क्योंकि यहां भी एग्जिस्टिंग लोन है, यहां भी एग्जिस्टिंग लोन है, यहां भी एग्जिस्टिंग लोन है। जो भी लोन या डिवेंचर एग्जिस्टिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अब न्यू फंड पे आइए, आपने न्यू फंड को भी यहां पर लिखा हुआ है। न्यू फंड में ध्यान से देखो, मैंने प्लान 1 में डिवेंचर ले रखे हैं और प्लान 2 में डिवेंचर ले रखे हैं। तो नया इंटरेस्ट किस में आ जाएगा, प्लान 1 और प्लान 2। यहां पर नॉट एप्लीकेबल। लीजिए, ईबीआईटी में से आई को माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ये हमारे पास आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी में से माइनस कर दोगे टैक्स एट द रेट परसेंटेज। ये हमने टैक्स माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया पीएटी।
ये हमारे पास पीएटी की वैल्यू आ गई। पीएटी में से माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन एग्जिस्टिंग और ऑन न्यू। तो अगेन वही एग्जिस्टिंग का डेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर से पता लगेगा। जितने भी वैल्यू के डिवेंचर इस रेट पर आपने इशू कर रखे हैं, हम उससे उसका डिविडेंड निकाल लेंगे। तो आपका यहां पर आ गया एग्जिस्टिंग का प्रेफरेंस डिविडेंड, ये आ गया एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। अब न्यू में चेक कर लीजिए, तो न्यू में हमने जो प्रेफरेंस कैपिटल ली है वो प्लान 2 और प्लान 3 में ली है। तो प्लान 2 और प्लान 3 में हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। तो प्लान 2 और प्लान 3 में प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, यहां एप्लीकेबल नहीं है। अब हमारे पास आ गई अर्निंग्स। अर्निंग्स, ये हमारे पास अर्निंग्स आ गई। अर्निंग्स, अर्निंग्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग वाले इक्विटी प्लस अगर प्लान में न्यू इक्विटी है तो उससे शेयर्स निकालोगे। इस प्लान में एग्जिस्टिंग था प्लस क्या न्यू था, क्या हम ऊपर जाएंगे, हमने इक्विटी पहले और तीसरे में लिया है, तो यहां पर केवल एग्जिस्टिंग वाले इक्विटी शेयर कैलकुलेट होंगे और यहां पर एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। ये लीजिए, जितने शेयर्स एग्जिस्टिंग में हैं और जितने शेयर्स हमने नए लिए, हम उनसे दोनों शेयर्स निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये हमारे पास आ गया अर्निंग पर शेयर। अब अगर मुझे ईपीएस के बेसिस पर डिसीजन लेना है तो मैक्सिमम ईपीएस वाला ऑल्टरनेटिव मेरा फाइनेंसिंग प्लान बनेगा, और अगर मुझे एमपीएस पर बेस्ड जाना है तो मैं ईपीएस को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, पीई रेशो से। तो जो भी पीई रेशो दे रखा है वो लिख दो, और मेरे पास क्या आ जाएगी, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर। तो आपको मैंने जो नोट शेयर किए हैं उसमें आपके पास ये पूरा चार्ट बना हुआ है, और मैंने वापस आपको ये पूरा चार्ट बता दिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए आपको कैसे वैल्यू निकालनी है। नाउ अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट, हाउ टू फाइंड आउट EBIT, हाउ टू फाइंड आउट EBIT, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन सबसे पहले EBIT पर ही बेस्ड होगा। तो EBIT के लिए आपके पास क्वेश्चन में 4 सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन होगी, तो आप अकॉर्डिंगली EBIT को फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। A, if ROI, that is return on investment is given, return on investment is given,
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में आरओआई दी हुई है कि आप 12% रिटर्न कमा रहे हैं, आप 15% रिटर्न कमा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ईबीआईटी इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू आरओआई। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड आप यहां निकाल चुके हो, ईबीआईटी के जस्ट ऊपर देखिएगा, ये हमारी है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। इस पर अगर मैं आरओआई अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ईबीआईटी आ जाएगी। अगर मेरे पास इसका डेटा नहीं है तो बी, हो सकता है मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशो दे दिया जाए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो मुझे क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो 8 टाइम्स है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इतना है। तो देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स मैं ईबीआईटी निकाल सकता हूं, ईबीआईटी बराबर इंटरेस्ट इंटू इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्लियर है? सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन में मैंने हर तरह का क्वेश्चन डाल दिया है, जो हम क्लास में करेंगे, कुछ आप होमवर्क में करेंगे। तो अगर आपको कवरेज रेशो दिया हुआ है तो हम कवरेज रेशो के फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, ईबीआईटी निकाल सकते हैं। तीसरा है यूज ऑफ लीवरेज। अगर हमारे पास क्वेश्चन में लीवरेज का डेटा गिवन है तो हम लीवरेज के फॉर्मूले से भी ईबीआईटी निकाल सकते हैं। अगर ओएल के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो अगर मुझे ओएल दिया हुआ है तो उसमें भी मैं क्या कर सकता हूं, अगर ओएल और कंट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन है तो हम ईबीआईटी निकाल सकते हैं। और अगर हमें एफएल की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज की सहायता से मेरे पास ईबीआईटी आ जाएगा। और सिचुएशन नंबर 4, व्हेन सेल्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर गिवन, गिवन डायरेक्टली। तो उस केस में मैं ईबीआईटी कैसे निकालूंगा, सबसे पहले सेल्स, उसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास आ जाएगा ईबीआईटी। तो एक तरीका यह भी होगा जहां आपको डेटा इस तरह से दे रखा होगा। तो देयर आर 4 सिचुएशंस टू फाइंड आउट द ईबीआईटी। तो जो सिचुएशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको बस ये ढूंढना है कि ईबीआईटी की क्या इंफॉर्मेशन है ताकि हम उससे ईबीआईटी निकाल लें,
और फिर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज करके हम उसकी एमपीएस या ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 4 सिचुएशन हमारे पास होंगी ईबीआईटी से रिलेटेड। तो बस सबसे पहले ईबीआईटी निकालना है, यानी ये ढूंढ लेना रीड आउट करते समय कि कौन से तरीके से आपको ईबीआईटी की कैलकुलेशन करनी है, एंड देन उसके बाद इस चार्ट के द्वारा हम डिसीजन ले लेंगे, या तो बेस्ड ऑन ईपीएस या बेस्ड ऑन एमपीएस। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट है कि किस तरीके से आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के लिए बात करनी है। मैं आज एक बार तीनों फॉर्मूले समझा रहा हूं, आज आप इनको रीड आउट करेंगे वापस, और देन फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास जो टाइप 2 है वो है इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेशन। इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेशन that level of EBIT at which EPS of two financing plan are equal। इंडिफरेंस पॉइंट उस ईवीआईटी के लेवल को बोला जाता है जहां पर दो फाइनेंसिंग प्लान की ईपीएस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, प्लान 1 की ईपीएस इज इक्वल टू प्लान 2 की ईपीएस। अगर मैं दोनों प्लान की ईपीएस को इक्वेट कर दूं तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं, ईबीआईटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो उसी बेसिस पर देखो मैंने एक फॉर्मूला दिया, देखना ध्यान से बिल्कुल। आईपी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस I1, यानी पहले प्लान का इंटरेस्ट, 1 माइनस टी। आप जानते हो जैसे ही ईबीआईटी में से आई माइनस करोगे तो ईबीटी आ जाता है। अगर मैं ईबीटी को सीधे आफ्टर टैक्स पर ले जाऊं तो वो पीएटी आ गया। फिर मैंने इसमें से माइनस कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर ऑप्शन 1, तो अर्निंग्स आ गई। मतलब स्टेटमेंट को ही मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, ईबीआईटी माइनस आई 1 माइनस टी PD1 डिवाइडेड बाय S1। ये पहले प्लान की ईपीएस मस्ट बी इक्वल टू ईबीआईटी माइनस I2 1 माइनस टी माइनस PD2 डिवाइडेड बाय S2। ये हमारे पास दूसरे प्लान की ईपीएस, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास मेरा ईबीआईटी आ जाएगा, और वही ईबीआईटी क्या बनेगा, इंडिफरेंस पॉइंट बनेगा। I1 होता है इंटरेस्ट इन प्लान 1, I2 हो गया इंटरेस्ट इन प्लान 2, T हो जाएगा टैक्स रेट, PD1 प्रेफरेंस डिविडेंड इन प्लान 1, PD2 प्रेफरेंस डिविडेंड इन प्लान 2,
S1 number of equity shares in plan 1 और S2 number of equity shares इन प्लान 2। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इंडिफरेंस पॉइंट। ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर दो ऑल्टरनेटिव की ईपीएस क्या हो जाए, आपकी इक्वल हो जाए, उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। और जो टाइप 3 प्रॉब्लम हमारे पास होगी वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। FBEP बोला जाता है उसे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ समझेंगे, ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहां मैं बात कर रहा हूं मेरा जो ब्रेक इवन होना चाहिए वो फाइनेंशियल रिलेटेड। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं केवल इतना ही कमाऊं कि मैं अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाऊं, यानी मेरे पास मेरे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करने के बाद कुछ भी ना बचे, मेरी कमाई, मेरी ईबीआईटी उतनी ही होनी चाहिए कि मैं जब अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का पेमेंट करूं तो उनके बाद मेरे पास 0 रुपए बचे, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब समझना, मेरे जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये दो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं। बट यहां एक समस्या आ गई कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आफ्टर टैक्स होता है, तो मुझे उसकी ग्रॉस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड का ग्रॉस अमाउंट, प्रेफरेंस डिविडेंड का ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए, समझना, जैसे मैं आपको एक सिंपल बात करूं पहले, मान लो मुझे कुछ अमाउंट रिसीव हुआ 70,000 और टैक्स है 30%, तो मैंने ग्रॉस क्या कमाया होगा? मुझे टैक्स के बाद 70 का अमाउंट रिसीव हुआ और टैक्स रेट 30% है, तो इट मींस मुझे जो मिला वो पैसा केवल 70% को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे जो मिला वो पैसा 70% को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्री? बिल्कुल। तो अब उसकी ग्रॉस वैल्यू निकाल लो। अब हम उसकी क्या निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू कैसे निकाली मैंने? जो मिला डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। जो मिला यानी 70,000 मिला आफ्टर टैक्स, तो वो 70,000 जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा 70% को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने उसको क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया प्री टैक्स वाले में। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस करना। तो बस यहां पर मुझे यही ध्यान रखना है। तो यानी अगर मुझे FBEP निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा
इंटरेस्ट अमाउंट प्लस ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। बस केवल एक फॉर्मूला है, यानी अब मैं इसको लिख दूं एफ बी पी इज इक्वल टू आई प्लस, इसका ग्रॉस अमाउंट निकालूंगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, तो अल्टीमेटली ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ बीईपी की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में 3 के बियॉन्ड जाकर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। वैरायटी नंबर 1 ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करवाएगा बेस्ड ऑन एमपीएस या बेस्ड ऑन ईपीएस पर हमारे पास डिसीजन होगा कि या तो एमपीएस के हायर को सेलेक्ट करेंगे या ईपीएस के हायर को सेलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट में ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस पॉइंट केवल 2 फाइनेंशियल प्लान के बीच में निकलता है। आपका जो इंडिफरेंस पॉइंट है वो केवल 2 फाइनेंशियल प्लान के बीच में निकलेगा। तो अगर प्लान 2 से ज्यादा हैं तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2, फाइनेंशियल प्लान 3 दे रखा है, तो आपको इन दोनों के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। आपको इन दोनों के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा और आपको इसके और इसके बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना इंडिफरेंस पॉइंट केवल और केवल 2 अल्टरनेटिव के बीच में निकलता है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है एफ बीईपी, जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। हम केवल इतना कमाएं कि हमारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट हो जाए।